मित्रों, पंडित लीलाचंद जोशी जी का अध्ययन बहुत गहन था और जैसा कि आपने देखा कि बचपन से लगाकर और अपनी अंतिम अवस्था तक उन्होंने अच्छे अच्छे कहानीकारों को, उपन्यासकारों को पढ़ा। ऐसे ही कुछ बातें उन्होंने और बताई हैं जो असंख्य उपन्यासों में डूब गए। उनका अध्ययन बहुत गहन था और बिना अध्ययन के किसी निर्णय पर पहुंचना एक कठिन काम होता है। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, तो खुद की पढ़ाई से झंझट से मुक्त मिलने पर मैंने उपरोक्त प्रकार से कुछ साहित्यिक उपलब्धियाँ भी कर लिया। जीवन की कड़ी और कठोर वास्तविकताओं से इस प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सकता था। मैं यह बतलाना भूल गया कि हाई स्कूल की पढ़ाई से मुक्त होने पर मेरे हाथ असंख्यों उपन्यास की सहस्त्र रजनियों, महारोचक कहानियों में मैंने अपने को पूरी तरह डुबा डाला था। उसके प्रतिक्षण जगर मगर करते रहने वाली कृत्रिम अफानुसी लोक में उस कठोर वास्तविकता के कराल दाड़ों की भयावनी सुधि से तो कुछ समय के लिए मुक्त ही हो गया था, पर बीच बीच में बड़े तीखे रूप से प्रत्यक्ष वास्तविकता की वह सुधि मेरे अंतर को कचोटती रहती थी। उसी वर्ष 1919 और 20 पिताजी का देहांत हो चुका था। हमारे बहुत संयुक्त परिवार के एकमात्र आधार स्तंभ वही थे। यद्यपि पिताजी की मृत्यु उनके जीवन के 84वें वर्ष में हुई थी, तथापि प्रतिमास जो हमारे परिवार का बहुत बड़ा सहारा था, किसी महान करुणाशील देवी संरक्षक की कृपा से हमारी स्थिति पिताजी के बाद भी वैसी भयानक और घोर आतंकप्रद नहीं थी जैसा कि होनी चाहिए थी। कारण यह था कि देहात में हम लोग एक छोटी मोटी जमींदारी थी जहाँ से पूरे साल भर के लिए नियमित रूप से गल्ला मिल जाया करता था, पर केवल अनाज के ही खाते रहने से जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए जब तक घर का एक भी आदमी बेरोजगारी की हालत में मुक्त होकर घर की दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं थी। भाई साहब से लेकर मैं 5 भाई था, लेकिन सब बेरोजगार थे। केवल भाई साहब ही रोजी कमाने लायक थे और वो किसी भी नौकरी न करने का निश्चय पहले से ही किए बैठे थे। अंग्रेजी सरकारी नौकरी न करने का प्रण अपने स्कूली जीवन में कर रखा था। वह लोकमान्य तिलक के अटल भक्त थे और लोकमान्य गांधी जी के असहयोग आंदोलन के पहले से ही अंग्रेजी सरकार की नौकरियों का पूर्णतः बहिष्कार करने के पक्ष में थे। पिताजी ने अपने बड़े भाई साहब से पत्राचार करके भाई साहब के लिए जंगल विभाग में एक अच्छी नौकरी की बात तय कर ली। बड़े साहब रिटायर होकर अपने घर इंग्लैंड में बस गए थे। पिताजी हर हफ्ते पत्र लिखते और दूसरे ही सप्ताह उनका उत्तर मिल जाता था। वह पत्र मैंने स्वयं देखे और पढ़े थे। उन पत्रों में दोनों अपने सेवानिवृत्त जीवन के अनुभवों पर दिन प्रतिदिन जीवन की बड़ी सौहार्दपूर्ण बातें होती थीं। साहब बहुत सहानुभूतिशील थे। पिताजी को अपना सखा मानकर बड़ी घनिष्ठता से अपने पारिवारिक जीवन की बातें लिखते थे और ये आश्वासन देते रहते थे कि तुम बड़े लड़के की नौकरी के संबंध में निरंतर सचेत रहो और तनिक भी चिंता मत करो, क्योंकि मेरा लड़का स्वयं उसी पद पर आ गया है जिसमें मैं पहले था। उसे मैंने तुम्हारे लड़के के बारे में साफ साफ लिख दिया है। चूँकि तुम्हारा लड़का BA पास हो गया है और उसे किसी अच्छे पद पर नौकरी मिल जाने में तनी भी कठिनाई नहीं होगी। बड़े साहब को इस बात का क्या पता था कि पिताजी नई पीढ़ी के बारे में अनभिज्ञ हैं और किसी तूफानी दौर से गुजर रही है। पिताजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर सब बातें समझाईं और भाई साहब से नौकरी स्वीकार करने के लिए बड़ा प्रयास करते रहे, पर वे थे कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में पिताजी को समझाया कि इस सरकार की नौकरी कभी नहीं करेंगे। इस समय तक भाई साहब का परिचय तत्कालीन पत्र संपादकों और पत्र मालिकों से हो चुका था। उनकी योग्यता से वह सभी भली भांति परिचित थे। केवल उनसे तनिक अनुरोध करने की देर थी। एक पत्र मालिक ने तो ऐसा बांध लेना चाहा कि पिताजी की मृत्यु का तार पहुंचने पर भी वह उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। उस पत्र मालिक ने समझाया कि अब तो पिताजी की मृत्यु के बाद आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि कहीं न कहीं कोई काम पकड़ लें। परंतु भाई साहब ने कहा कि मैं स्वयं कुछ पुस्तकें लिखकर कुछ कमाई कर लूँगा
और कुछ उन्हीं पत्र मालिक से कुछ रुपया कर्ज लेकर वो कलकत्ते से पिताजी तेरही के पहले ही घर आ पहुँचे। घर वालों को उन्होंने बड़े बड़े सब्ज़बाग दिखाए। माँ तो उन सब्ज़बागों की आशाओं से ही संतुष्ट हो गई थी, पर मैं न संतुष्ट हुआ और न घर के और लोग।